नमस्ते दोस्तों, हम आप सभी का अपने इस परिवार एग्जाम सागर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैंने भारतीय भूगोल का पहला श्रृंखला इसमें उठाया हुआ था, तो भारतीय भूगोल के अंतर्गत हमने भाग 4 तक कवर किया हुआ था। आज की क्लास में हम भाग 5 से शुरुआत करेंगे। प्यारे दोस्तों, याद रखना कि भारतीय 4 तक जिन बच्चों ने हमारी क्लास को नहीं देखा है, वो क्लास यानी हमारे एग्ज़ाम सागर में जाकर के उसको देखें और उसको समझें और नोट्स करें, फिर आगे की क्लासों को देखें ताकि उन्हें ये क्लासें भी आसानी से समझ में आ जाएं। प्यारे दोस्तों, आज हम भारतीय भूगोल की श्रृंखला में भाग 5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम भारत की आंतरिक संरचना के बारे में आपसे बात करेंगे। इससे पिछली जो वीडियोज़ हमारी आई हैं आपके पास, उसमें हमने आपको भारत के प्रादेशिक सीमाएं यानी पूरा कहाँ स्थित है भारत, ये सब बताया था। आज की क्लास में जैसे ही मंदिर भारत के अंदर प्रवेशित होंगे तो सबसे पहले हमें बात करनी होगी भारत में परिवहन की। प्यारे दोस्तों, परिवहन, और आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले जो क्लास थी पार्ट 4 भाग 4 में हमने बंदरगाहों का अध्ययन किया था कि कौन सा बंदरगाह कहाँ है, और उसकी मैंने चर्चा आपसे की थी कि इस तरफ तो बंगाल की खाड़ी है और इस तरफ अरब सागर है। दोस्तों, भारत का सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है वो बंदरगाहों से माध्यम से होता है, यानी बंदरगाहों के माध्यम से होता है। भारत के पूर्वी तट पर 6 बंदरगाह होते हैं, पश्चिमी तट पर 6 बंदरगाह होते हैं। वर्तमान सरकारों के द्वारा समय समय पर इनके नाम चेंज किए गए हैं। थोड़ा उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि मैंने क्या नाम उसमें बताया। जैसे कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी बताया, कांडला बंदरगाह जो गुजरात में होता है उसका दीनदयाल उपाध्याय बताया। इन बातों को आपको नोट्स करना है और आज की क्लास में हमें परिवहन पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, परिवहन में हमें सबसे पहले देखना होगा कि परिवहन किस किस माध्यम से होता है। तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले जल परिवहन होता है। जल परिवहन आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा व्यापार जलमार्ग से होता है भारत का, लेकिन भारत के अंतर भूभाग में जो परिवहन होता है वो उसे हम जल परिवहन कहते हैं। बेटा, इसके लिए हमें नेशनल वाटरवेज पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद आज की क्लास में पार्ट 5 में हम क्या क्या बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। नेशनल वाटरवेज को पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेशनल हाईवेज पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ेंगे। नेशनल हाईवेज पढ़ेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद बेटा हमें पढ़ना पड़ेगा रेलवे। भारत में रेल परिवहन क्या है, यानी किसके कहाँ पर इसके रेल परिवहन कहाँ पर इसकी जोन बनाए गए हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास को हमें जल परिवहन से लेना है। अब बच्चों, हमें ये याद रखना चाहिए कि जल परिवहन जो होगा वो किसके माध्यम से होगा। आखिर जल परिवहन वहीं हो सकता है भारत के अंतर्देशीय भूभाग में जहाँ पर नदियों का बहाव कुछ अच्छा हो, जहाँ पर नदियों में यानी नदियाँ ऐसी हों जहाँ पर नौकागम्य हो सकता है, उनमें व्यापार हो सकता है, उनके माध्यम से जहाज़ों का आदान प्रदान हो सकता है, उनको हम नेशनल वाटरवेज यानी जल मार्ग कह सकते हैं। बेटा क्या कहेंगे? जल मार्ग कहेंगे। प्यारे बच्चों, याद रखना कि भारत में जल मार्ग की शुरुआत कब से होती है। पहले NW1 की हम आपसे बात करना चाहें। प्यारे दोस्तों, याद रखना राष्ट्रीय वाटरवे 1 कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि भाई किस किस को जोड़ता है। तो याद रखना दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी नदी जो पूछी जाती है गंगा नदी तंत्र में, फिलहाल हम उसको पढ़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहला जो वाटरवेज बनाया है वो उसी पर बना हुआ है। कहते हैं कि इलाहाबाद से हल्दिया के लिए नेशनल वाटरवेज यानी गंगा नदी जो इलाहाबाद में यमुना नदी से मिलती है, यहाँ से वाटरवेज बना हुआ है नेशनल वाटरवेज। और कहें कि इलाहाबाद से हल्दिया के लिए, तो इस प्रकार से हल्दिया यानी पश्चिम बंगाल के लिए आप प्रवेशित होंगे। हम ये कह सकते हैं कि जो नेशनल वाटरवेज 1 है ये किस बंदरगाह की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों याद रखना कि नेशनल वाटरवेज, यहाँ पर एक कोलकाता पोर्ट हमने पढ़ा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नामकरण मैंने बताया, किस नदी के तट के माध्यम से बंगाल की खाड़ी से आयात निर्यात करता है। दोस्तों याद रखना कि ये जगह का नाम है इलाहाबाद। कहाँ से? इलाहाबाद से कहाँ के लिए जाता है? तो हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, इसका नाम है नेशनल यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1। अब हमें बात करें कि इसकी लंबाई क्या होगी और इसको बनाया कब गया। दोस्तों याद रखना इसकी जो लंबाई है, चलिए
तो प्यारे दोस्तों, हमने कहा कि ये जो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग हमारा बना, यानी हम कहें कि वर्ष क्या होगा, तो भारत सरकार ने जब इसके लिए अनुमति दी वर्ष 1986 में इसको बना और 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। प्यारे दोस्तों, ये किस नदी पर है, तो आपको पता है इलाहाबाद से, इलाहाबाद में यानी जो गंगा नदी, यमुना नदी, कई नदियों का संगम लेकर के आगे बढ़ती है और पश्चिम बंगाल में इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, जो ऊपरी शाखा है जिसे हम कहते हैं भागीरथी और जो निचली शाखा है उसे हम हुगली कहते हैं। लेकिन हमें समग्र याद करना है कि NW1 जो है वो किस नदी पर है, गंगा नदी पर है। अब हमें बात करें कि इलाहाबाद से हल्दिया की जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। आखिर इस 1620 को कवर करने के लिए NW1 किन किन राज्यों से गुजरता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि सबसे पहले ये किन किन से गुजरेगा। उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद अगला स्टेट पड़ेगा बिहार, बिहार, और बिहार के बाद पड़ेगा झारखंड, झारखंड, और झारखंड के बाद पड़ेगा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। प्यारे दोस्तों, NW1 कितने स्टेट से होकर के गुजरेगा या कौन कौन से वो स्टेट हैं वो हमें याद होने चाहिए। इन 4 राज्यों से NW1 निकलता है, तो था NW1। अब हम बात करें NW2। अब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों आपसे NW2, NW2। प्यारे दोस्तों, NW2 को हम बात करने जा रहे हैं, आप इनको नोट करते जाएं अपनी नोट डायरी में, जो ज्योग्राफी पर जहां पर आप नोट्स कर रहे हों वहां पर NW2 की हम बात करें। और हम ये बात आपसे पहले ही कह चुके हैं कि ये जलमार्ग वहीं बनाए जा सकते हैं जहाँ की नदियों में फ्लो बराबर रहता हो, जो हिमालयी नदियाँ। लेकिन यहाँ पर यदि मैंने ये कह दिया कि हिमालयी नदियाँ हो तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ वाटरवेज ऐसे हैं जिन्हें हम दक्षिण भारत में पढ़ेंगे, और जब दक्षिण भारत में पढ़ेंगे तो फिर आप ही कहेंगे सर आपने क्या कह दिया कि वाटरवेज हिमालयी नदियों पर होते हैं, फिर ये तो अब बात होगा ना। हाँ, तो लेकिन याद रखना कि मैं एक शब्द बोलूं कि जिन नदियों में जल का प्रवाह निरंतर हो, जिनमें एक सुगम मार्ग प्रदान करें, वहाँ पर जल मार्ग हो सकता है। प्यारे दोस्तों, हम NW2 की बात आपसे करने जा रहे हैं। जब हम आपसे NW2 की बात करने जाएंगे तो हम पर बात करेंगे भारत सरकार ने जब इसकी अनुमति दी, वो वर्ष था 1988। 1988 में NW2 के लिए भारत सरकार ने अनुमति दी। अब हम बात करें कि इसकी लंबाई क्या है और कहाँ पर ये होगा। प्यारे दोस्तों, एक नदी जो नदी तंत्र में फिलहाल हम इसको पढ़ेंगे, जो पार मैंने भारत के उस तरफ से निकलती है, भारत में प्रवाहित होती है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मानसरोवर से निकलने वाली, जिसे हम सांगपू या सापू कहते हैं, ये नदी ब्रह्मपुत्र, यानी ये जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसको हम नाम देते हैं यहाँ पर यहाँ से निकलेगी सापू या सांगपू कहेंगे इसको, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग या दिवांग नाम देते हैं। हम नदी तंत्र में इसका और अध्ययन करेंगे, डिटेल इसको बताएंगे। लेकिन जैसे ये यहाँ पर असम राज्य में प्रवेश करेगी, प्यारे दोस्तों याद रखना, ये असम राज्य में प्रवेश करेगी, तो यही असम राज्य में इस पर वर्ष 1988 में नेशनल वाटरवेज 2 बनाया गया, जो किन किन को जोड़ेगा। ये किन किन को जोड़ेगा प्यारे दोस्तों, याद रखना, ये 2 पॉइंट हैं, दोनों ही पॉइंट असम में स्थित हैं। इस पॉइंट का नाम है सादिया, इस पॉइंट का नाम है सादिया, और इस पॉइंट का नाम है ध्रुवरी। क्या है बेटा? ध्रुवरी। याद रखना, सादिया टू ध्रुवरी, सादिया टू ध्रुवरी इसका नाम होता है। और ये किस नदी पर बनाया गया है प्यारे दोस्तों? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बनाया गया है। हम बात करें कि इसकी लंबाई क्या होगी, 890 इसकी लंबाई होगी प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ये बात हमें जाननी होगी, थोड़ा सा और तथ्य इसके बारे में जाने। जब नदी तंत्र पढ़ेंगे तो उसका और व्यापक चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर और तथ्यों को हमें जानना पड़ेगा कि जो नेशनल वाटरवेज 2 है, नेशनल वाटरवेज 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी, जो चीन में उसको नेपाल में सांगपू सापू के नाम से जान रहे हैं, वो अलग है। लेकिन भारत में अरुणाचल प्रदेश में आप इसको दिहांग नाम देते हैं, क्योंकि छोटी छोटी नदियां इसमें मिलेंगी। हम नदी तंत्र में सहायक नदियों की बात करेंगे, लेकिन जैसे ये नदी
असम राज्य में प्रवेश करेगी पूर्वोत्तर भारत में। हम बात करें कि असम एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक समतल एरिया मिलता है, जहाँ पर एक समतल मैदान मिलता है। तो यहाँ पर ये नदी जैसे ही प्रवेशित करती है, इस नदी की दो शाखाएं बढ़ जाती हैं प्यारे दोस्तों। इस नदी की दो शाखाएं बढ़ जाती हैं इस प्रकार से, और बीच में एक स्थल एरिया हो जाता है। और मैंने पढ़ा है कि जो स्थान चारों ओर से जल से घिरा हो उसको हम द्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। और यही स्थान यदि बड़ा हो गया इसको महाद्वीप कहते हैं। प्यारे दोस्तों, ये जो बीच का स्थान है चारों ओर से जल से घिरा है, और ये जल किसका है? ब्रह्मपुत्र नदी का है। इसलिए इस जो स्थल एरिया इसको नाम देते हैं माजुली। क्या नाम देते हैं प्यारे मित्रों? माजुली द्वीप। अभी क्वेश्चन आता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो असम राज्य में बेटा, और ये किस नदी के द्वारा निर्मित होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है। चलिए NW2 पर हम लास्ट चर्चा करने वाले हैं। हमारी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए या कोई आपसे पूछे कि सर NW2 कब बनाया, गवर्नमेंट ने कब इसकी अनुमति दी? 1988 में। इसकी लेंथ क्या होगी? 890 किलोमीटर होगी बेटा। और ये कहाँ होगा? असम राज्य में होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? सादिया से धुबरी के बीच होगा। और ये दोनों पॉइंट कहाँ पर होंगे? असम राज्य में होंगे। चलिए प्यारे दोस्तों, बात करना चाहें आपसे आगे NW3 यानी नेशनल वाटरवेज 3 क्या है? NW3 की हम आपसे बात करना चाहें NW3 प्यारे दोस्तों, NW3 की जब हम आपसे बात करना चाहें तो देखिएगा NW3 कहाँ होगा? तो NW3 यहाँ पर नज़र दीजिएगा सभी बच्चे, जो भी मेरी क्लास को ध्यान से इसको नोट कीजिएगा। NW3 जो होगा वो ये एरिया पड़ेगा, एयर एरिया। ये कोल्लम से कोट्टम मिलता है हमको। कोल्लम से कोट्टम NW3। प्यारे दोस्तों, कोल्लम से कोट्टम ये दोनों पॉइंट केरला राज्य। कौन सा राज्य होगा? केरल राज्य होगा। अब हम बात करें कि कब सरकार ने इसको अनुमति दी? 1993 में भारत सरकार ने NW3 की अनुमति दी। 1993 में। हम बात करें इसकी लेंथ क्या होगी, लंबाई क्या होगी? 205 किलोमीटर होगी प्यारे दोस्तों। अभी एक क्वेश्चन फिर से निकल के आया कि नदी क्या होगी सर, इसकी नदी क्या होगी, ये किस नदी पर होगा? तो प्यारे दोस्तों, क्या ये हिमालयन नदी होगी? नहीं होगी। हिमालयन नदी वो नदी होती है जिनका उद्गम हिमालय से होता हो। फिलहाल दक्षिण भारत में कोई हिमालयन नदी नहीं है, ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी होती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत नदियों की ये विशेषता होती है कि मानसून पर आधारित होती हैं। यदि अच्छा मानसून नहीं रहा तो खंडर सूख जाती हैं नदियाँ, नाले की संज्ञा दे सकते हैं। अब हम बात करें कि दक्षिण भारत में वो कौन सी नदियाँ होगी, कौन सी नदी होगी जिस पर निरंतर जल प्रवाह बना रहा हो? तो बेटा याद रखना, ये NW3 पर एक पेरियार जो पेरियार नदी है, इसी पर ये बांध NW3 बनाया गया है। याद रखना, जो केरल आपदा आई थी उसमें इसका बहुत बड़ा रोल था। मैं लास्ट चर्चा NW3 पर आपसे करने जा रहा हूँ कि NW3 कब बना। तो NW3 यानी नेशनल वाटरवेज 3 केरल राज्य में है। और केरल राज्य में कोल्लम से कोट्टम दोनों पॉइंट उसी राज्य में है। अब ये जानना आवश्यक, 1993 में बनाया, तो इसकी लेंथ क्या है? मैंने लिखा है, आपको नहीं लिखा जिन बच्चों ने उसको नोट कर लीजिएगा। 205 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है। नदी क्या है? पेरियार है। राज्य क्या है? केरल है। दो बिंदु कौन से हैं? वो कोल्लम से कोट्टम होते हैं प्यारे दोस्तों। अब हम NW1 पढ़ा हमने, NW2 पढ़ा हमने, NW3 पढ़ा हमने। अब हम पढ़ने जा रहे NW4 प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा कि NW4 यानी नेशनल वाटरवेज 4 कहाँ है प्यारे दोस्तों? ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं NW4, ये वाला एरिया। जब यहाँ पर हमें बात कहें कि काकीनाडा से मरक्कानम, इसको हम नोट करें कि काकीनाडा से मरक्कानम प्यारे दोस्तों।
आंध्र प्रदेश में ये पड़ेगा। आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी का जो एरिया है उसको ये जोड़ता है काकीनाडा से। मरक्कानम हम यहाँ बात करें कि नदी क्या होगी सर, तब हमारा आंसर होगा कि नदी में यहाँ पर हम गोदावरी डेल्टा को लगाएंगे। गोदावरी डेल्टा, प्यारे दोस्तों नोट करते जाएं इन बात को, गोदावरी डेल्टा और गोदावरी डेल्टा एवं कृष्णा डेल्टा। प्यारे दोस्तों NW4 की हम आपसे बात करने जा रहे थे। NW4 तो NW4 वर्ष 2006 से बना और इसकी लेंथ की हम आपसे बात करें NW4 की तो 1100 के आसपास आप इसको लिख सकते हैं, 1100 किलोमीटर। अब तो ये नदियां भी यानी गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा पर ये बनाया गया काकीनाडा से मनक्कानम यानी आंध्र प्रदेश और जो पुदुचेरी वाला एरिया है यहाँ पर। तो NW4 लास्ट इस पर चर्चा करें कि सरकार ने कब इसको शुरुआत किया। सरकार ने इसकी शुरुआत वर्ष 2006 में किया। NW4 नेशनल वाटरवेज 4 की हम आपसे बात कर रहे हैं। सरकार ने वर्ष 2006 में इसका कार्य शुभारंभ किया था, 2006 से चलाया जा रहा था। हम बात करें कि किस राज्य में होगा बेटा, तो हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एरिया है वो तट वाला एरिया और यहीं पर पांडिचेरी, इसे हम कहेंगे पुदुचेरी। आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी इसमें कहें कि काकीनाडा आंध्र प्रदेश, मरक्कानम पुदुचेरी वाला एरिया होता है। तो NW4, अब एक क्वेश्चन आता है कि NW4 किस नदी पर होगा, तो बच्चों याद रखना कि कृष्णा और गोदावरी का ये डेल्टा होता है। अब इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ 1100 किलोमीटर होगी। अभी हमने NW4 की बात की प्यारे दोस्तों, NW1, NW2, NW3, NW4 हम बात करने जा रहे हैं आपसे NW5 को लेकर के। NW5 जो अभी हम ये कहें कि प्रगति यानी कार्य इस पर चल रहा है अभी। NW5 जो यहाँ पर झारखंड राज्य यानी उड़ीसा राज्य में जो होता है, तलचर से धमरा NW5 प्यारे दोस्तों याद रखना, तलचर से धमरा ये एरिया जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर उड़ीसा झारखंड वाला बॉर्डर और ये उड़ीसा पश्चिम बंगाल वाला बॉर्डर, ये दोनों के बीच की बात हो रही है आपसे। तलचर से धमरा ये किस नदी पर होगा और कब ये बनाया गया, हम यहाँ पर बात करें तो याद रखना ये वर्ष 2006 से इसको बनाने का वो निर्माण कार्य चल रहा था भारत सरकार के द्वारा कि 2006 में इसको बनाया गया। 2006 में इसको बनाया गया और इसकी लेंथ क्या है, तो 623 किलोमीटर होती है। 623 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है जो तलचर से धमरा के लिए होती है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर कई नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ हैं, स्पेशल कोई एक नदी नहीं है NW5 में जिसमें हमें नाम ब्रह्माणी मिलता है कि ब्रह्माणी नदी भी इसमें संलग्न होती है। चलो आज हमने जो अध्ययन आपसे किया, NW1, NW2, NW3, NW4, NW5, 6 और 6 तक हम पहुंच गए हैं। NW6 तक हम पहुंच गए हैं। तो NW6 को हमने देखा कि उड़ीसा राज्य में बेटा कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में है और ये कब से इस्टेब्लिश हुआ यानी कब से बनने का कार्य इस पर किया गया, 2006 से किया गया। और इसकी लेंथ क्या है, तो इसकी लेंथ 623 किलोमीटर होती है। जो इसके दो पॉइंट जो जोड़ने वाले हैं, एक तलचर होता है, दोनों उड़ीसा ही पढ़ेंगे, और एक धमरा होता है। तलचर से धमरा अब नदी की बात आए तो यहाँ पर ब्रह्माणी नदी हो जाएगी बेटा, याद रखना। NW6 तक हमने आपको कराया है। अब हम बात करें यहाँ पर NW6, तो ये हमारे थे परिवहन में, जल परिवहन हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। चलिए अब हम बात करते हैं भारत में सड़क परिवहन क्या है। भारत में सड़क परिवहन क्या है प्यारे दोस्तों, यानी जो नेशनल वाटरवेज हमने पढ़े हैं इनका अध्ययन कीजिएगा। और अभी मैं यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों के अध्ययन करूँगा, राष्ट्रीय राजमार्गों को पढ़ूंगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन कहाँ कहाँ होते हैं। प्यारे दोस्तों याद रखना, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्गों का बेटा हमें अध्ययन करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग तो ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग को मानचित्र के हिसाब से हम इसको समझेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग किस किस को जोड़ता है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कई पुस्तकों में इस प्रकार से दिया होता है कि बच्चों को याद करने में कठिनाई महसूस होती है, और मेरे साथ कार्य करते रहिएगा, देखते रहिएगा मेरे वीडियोज को, उसको नोट करते जाइएगा। चीज़ों को समझना है, हमें रटना नहीं है। हमारा हमेशा ये प्रयास रहा है, हमसे जो बच्चे जुड़े रहे हैं, ऑफलाइन हो या फिर यूट्यूब से जुड़े हो, मेरा सभी बच्चों से यही अनुरोध होता है कि आप मेहनत कीजिएगा, आप चीज़ों को रटिएगा नहीं, चीज़ों को समझिएगा, थोड़ा चिंतन करके उस पर विचार करके सोचिएगा, कभी आपको रटना नहीं पड़ेगा और आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत हमारे लिए आसान हो गई हैं। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग की हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग में हम ये देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो भी है हमारे राजमार्गों को बांटते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राज्य राजमार्ग, फिर जिला के लिए अलग अलग राजमार्ग, ग्रामीण सड़कों तक हम पहुंच जाते हैं। इसकी क्लास में हमें जो पढ़ना है, हम बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग, तो पुस्तकों में दिया होता है NH1 कहाँ से कहाँ तक, इस प्रकार से कई श्रेणी आपको मिल जाएंगी। लेकिन बेटा याद रखना, राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है सबसे ज़्यादा व्यापार, कई राजमार्गों नहीं जोड़ेंगे हम, राष्ट्रीय राजमार्ग में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है, भारत का लगभग 60% व्यापार इसी से होता है। जो कुल राजमार्ग का 2 पॉइंट कुछ परसेंट है, लेकिन हम यहाँ ये बात करें कि कुल व्यापार का 60% इससे संपन्न होता है। बेटा हम ये बात करना चाहें आपसे कि नेशनल हाईवेज 1 और नेशनल हाईवेज 2, यहाँ पर तो राष्ट्रीय राजमार्ग, इनको हम संज्ञा दे रहे, क्या पहले सड़कें नहीं थी, क्या पहले व्यापार नहीं होता था, क्या पहले कोई ऐसे शासक नहीं थे जिन्होंने सड़कों को बनाया था। जैसे कई शासक हमें मिले, हम बात करें मौर्य काल से लेकर के पूरा सल्तनत, हम यानी आधुनिक तक आए, तो उनका नया रूप देते गए, हमको नए नए प्रकार से उनको देखा गया, अलग अलग उनका नामकरण किया गया। जैसे सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें NH1 को लेकर के, तो NH1 जो एरिया हमारा है यानी दिल्ली से लेकर के NH1 दिल्ली से लेकर के पाकिस्तान बॉर्डर, पाक बॉर्डर बेटा इसका नाम मिलता है NH1। पूर्व प्राचीन काल में भी हमारे व्यापार इसी तरफ को होते थे, क्योंकि स्थल मार्ग से हमारे व्यापार होते थे, पश्चिमोत्तर भारत से व्यापार होते थे। तो उस दौरान हमने पढ़ा हुआ है कि कुषाण ऐसा वंश हुआ जिसने चीन के रेशम मार्ग पर रोक लगाई थी, बहुत ज़्यादा लाभ लिया करता था। तो यही वो मार्ग था जो वहाँ पर नियंत्रण करता था। हम एंशिएंट हिस्ट्री में उसको देखें। आगे बात करें NH1 जो है आपका, NH1 यानी दिल्ली से कहाँ के लिए जाता है बेटा, NH1 ये दिल्ली से पाकिस्तान बॉर्डर, पुस्तकों में पाक बॉर्डर दिया होता है। अब हम बात करें NH2 क्या है, तो यहाँ से दिल्ली से लेकर के कोलकाता जाता है, दिल्ली से लेकर के कोलकाता जाता है। प्यारे दोस्तों याद रखना NH2। लेकिन एक शब्द आता है कि GT यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड, और इस नाम में, ये नाम जब शब्द आता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड, तो नाम याद आ जाना चाहिए कि शेरशाह सूरी ने, यानी मुगल काल में देखें किस प्रकार से शेरशाह ने हुमायूं को अपदस्थ किया, किस प्रकार से उसको भारत से भागने के लिए मजबूर किया, उसका जीवनचर्या हम देखें। इसको फरीद खां कहते हैं, शेरशाह। तो शेरशाह सूरी का इससे नाम जुड़ा होता है कि भाई GT रोड का निर्माण किसने करवाया, शेरशाह सूरी ने। क्या इससे पहले सड़क नहीं थी? इससे पहले सड़क थी। इसको पुनर्जीवित कराना, इसको और सड़कों के किनारे सराहे स्थापित कराना, कुएं को खुदवाना, डाकुओं से सुरक्षित करना मार्ग को, ये सब काम किया है शेरशाह सूरी ने। लेकिन अंग्रेजी काल में देखा जाए तो एक गवर्नर जनरल इससे जुड़ा होता है, उसका नाम है ऑकलैंड, और इसी ने इसका नामकरण किया था कि GT रोड। यानी GT रोड किसने बनाया, तो GT रोड में फिर इसी का नाम हमें याद होना चाहिए कि GT रोड बनाया किसने, यानी GT रोड का नामकरण किसने किया, ऑकलैंड ने किया। प्यारे बच्चों ये हमें याद होना चाहिए। लेंथ में
आपके पास पुस्तकों में देखिएगा कि लेंथ इसकी क्या होगी, लेंथ इसकी क्या होगी। तो इसकी लेंथ के संदर्भ में हम आपसे कहें कि 1000 की यानी 1226 के आसपास इसकी लेंथ होती है। और NW2 की हम बात करें 1400